साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइनल सोल्यूशन विद बैंकर में। तो साथियों, जैसा कि हमारी घटना चक्र की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और उसमें हमने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत कवर किया था। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, क्लास 2 है। इसमें हम मिडाइवल हिस्ट्री कवर करेंगे। बीपीएससी पीवाईक्यू या सीडीपीओ या डबल एओ या बीपीएससी टीआरई या और भी कोई बिहार के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम सारे क्वेश्चन मिडाइवल के इसमें हम कवर करने वाले हैं और इसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास में कम है। आप एक बार इस तरीके से पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें तो अपने विचार या कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, हमारा जो पहला क्वेश्चन है भारत पर मुस्लिम आक्रमण के चैप्टर से है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो इसका जो सही आंसर है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। ठीक है। इसमें अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनने वाले एक्सप्लेनेशन वो हमें यहाँ से कवर करने होंगे। तो ये मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में बख्तियार खिलजी के बारे में विवरण किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तीनों तरह के पार्ट से क्वेश्चन बनता है। आइए अब देखिए, यही से क्वेश्चन अभी मैंने बात की, यही पे हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो अभी हमने बताया, बात की है यहाँ पे तबकात नासिरी पुस्तक से और इसके लेखक कौन है तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। यही क्वेश्चन बनता है कि किन्होंने लिखी है, कौन किताब का नाम क्या और किसके बारे में। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला सवाल है हमारा, नालंदा विहार का विध्वंस किया था, किसने किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार का विध्वंस किया था। चलिए अगला अगला सवाल है हमारा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो बख्तियार खिलजी था, इब्न बख्तियार खिलजी। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको हम अथता प्रदान किया था। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के यहाँ काम करने वाला उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अथता प्रदान किया था। बाद में मोहम्मद गौरी के बाद इसी ने शासन भी किया था और इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी। इसने अपने आप को सिपा सलार या मलिक की उपाधि से दिया था और इसने अपनी राजधानी लाहौर में रखी थी, लाहौर से ही। आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सुरीले स्वर में ये कुरान पढ़ता है। और आगे इससे सवाल आता है तो हम बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। तो गुजरात के चालुक्यों द्वारा जो है ये 1178 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो चुका था। और ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब युद्ध तो बहुत सारे होते हैं, आपके मन में भी आएगा ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, बहुत युद्ध हुए उस टाइम में, तो ये पहली हार थी, इसलिए हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आइए अब दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का पहला सवाल लेते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो जब मोहम्मद गौरी के बाद इसने शासन किया तो गुलाम वंश का पहला शासन तो यही शासक यही हो गया ना। इससे पहले तो मोहम्मद गौरी था, तो मोहम्मद गौरी तो गुलाम नहीं था, तो इसीलिए गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अब पढ़ते हैं आगे। आइए आते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के यहाँ काम करने वाला मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, वैसे तो बहुत डिटेल है, नहीं उतनी डिटेल में, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम उतनी डिटेल में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक काफी सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खां के नाम से
प्रसिद्ध हो गया था। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद इसमें कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करके मलिक और सिपह सलार की पदवियों की पदवी धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से मतलब शासन किया था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट नहीं की थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन थे मुस्लिम शासक थे? ये इल्तुतमिश है, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था, लेकिन खत्म इल्तुतमिश नहीं करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? बिहार में अपना प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला सवाल है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे? तो बलबन के बारे में ये शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने कहे। इस सवाल को ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है कि ये शब्द किसके बारे में कहे हैं? हमें याद रखना है बलबन ने। बस यही दो चीजें इसमें। इस बार बलबन के बारे में एक चीज हमें और जानना है कि बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ये भी एक सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन का सही आंसर है। अभी मैंने और अगले सवाल की तरफ आते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ये अभी मैंने ऊपर में बात की है कि बलबन की, और ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, बहुत बार आ चुका है, यहाँ रिपीटेड नहीं है इसीलिए, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान ने जो है ये बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? ये 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इसका सही आंसर बलबन है। और जब हम नौरोज की बात कर रहे हैं तो हम एक दो त्योहार के बारे में और पढ़ लेते हैं, क्या पता हमारा इस बार के एग्जाम में ये आ सकता है। तो सिजदा के बारे में पढ़ लेते हैं, पाइबोस के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिजदा और पाइबोस जो है वो भी बलबन ने ही शुरुआत की थी त्योहार की। अगला सवाल खिलजी वंश से, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे? पहले तो मंसर पे आ जाते हैं कि एएल श्रीवास्तव ने ये शब्द लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमें थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि वह दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। तो ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? जियाउद्दीन सॉरी एएल श्रीवास्तव के द्वारा ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? तो आपको ऑप्शन में अलाउद्दीन, बलबन ऐसे करके मिल जाएंगे ऑप्शन, तो आपको अलाउद्दीन पे भी टिक मारना है। ये इस बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये बर्नी ने ये कथन किससे लिखा है? देखिए अभी मैंने पीछे बात की है कि ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी डायरेक्ट आ जाएगा, कभी कभी ये आएगा ये किससे लिखा है। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। अगला सवाल हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंडोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? मंडोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जो मर गया था वो जफर खान था। जफर खान की मृत्यु मंडोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम है? ये राणा रतन सिंह इसका वही आंसर होगा। ये आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें शाहिद कपूर ने इन्हीं का किरदार निभाया था। और ये जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि पद्मावत किसने लिखी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला सवाल हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव अलाउद्दीन के टाइम में थे। रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे।
किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में विकसित हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा किरदार जो है निगेटिव किरदार था। और ये खालसा भूमि क्या है ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। खालसा भूमि उस भूमि को कहते हैं कि जो भूमि आपकी भूमि नहीं है, लेकिन ये आपको पुरस्कार या किसी तरह का सम्मान या कुछ मतलब राज्य द्वारा कभी कभी पुराने जमाने में क्या होता था, कि अगर आप कुछ करते तो आपको बदले में जमीन दे दी जाती थी, ये जमीन आपकी हुई। इसके बाद पंडित पुरोहित को भी जमीनें दान में दी जाती थी। तो इसने क्या किया था, वो सारी भूमि छीन ली। तो जब ये भूमि छीनी तो इस तरह की भूमि का अधिक पैमाने पर बढ़ेगी ये। तो यही इसका सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्क मिल्क मतलब राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन, और वक्फ मतलब धर्मार्थ द्वारा प्राप्त भूमि। आइए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और मैंने इसीलिए निगेटिव शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया था इनके लिए, क्योंकि देखिए आधा राजस्व के रूप में मतलब हुआ कि आप जो भी फसल उगाएंगे उसका आधा आप राजस्व दे दीजिए, आधा आपको टैक्स देना है, और बाकी आधे में आपका अपना जो भी उसको उड़ाने का जो खर्च हुआ या जो आपको आगे जो भी खाना पीना जो आपको अपना चला है उससे चलाइए, और आधा आपको टैक्स देना है। तो इस चीज से समझिए ये कितना गलत था उस टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो ये मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था द्वार समुद्र की विजय के लिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने एक बात और कही थी कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन इन्होंने कही है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज, ये लाइन किसने कही थी या किसके लिए कही गई थी। और ये महबूब इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इसके हमने अभी पीछे बात की है। राणा रतन सिंह, पद्मावत मूवी के बारे में मैंने अभी बात की है। और जब हम मलिक मोहम्मद जैसी की रचना के बारे में बात करते हैं, पद्मावत के बारे में, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ये भी हमें याद रखना होगा। अगला सवाल है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। चलिए आते हैं हम तुगलक वंश की तरफ। इसमें पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक है, और इनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें निगेटिव बातें पता चलती है, तो इनके बारे में हमें पॉजिटिव बातें पता चलेगी। हम आगे इस चीज को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो देखिए सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, लेकिन इसका तो ये नहीं कि नेगेटिव थे। इन्होंने जो गुलाम थे उनकी काफी अच्छी देखरेख की थी, उनकी शिक्षा दीक्षा के पर भी काफी ध्यान दिया था, और लगभग 2.25 लाख के आसपास इनके दरबार में गुलाम हो रहे थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो शफा जो है वो इलाज से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे एक खैराती अस्पताल हमारा सही आंसर होगा, दारुल शफा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो मैंने जैसा कि बोला था ये थोड़े पॉजिटिव मतलब इनका काम रहा है। तो इसी क्षेत्र में इसी संदर्भ में मैंने बताया था, क्योंकि देखिए इनको खुद भी बागवानी से रुचि थी, तो इसलिए इन्होंने फलों की गुणवत्ता सुधार किए थे, कुछ नए बाग भी लगवाए थे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार के नालंदा में ये दफन है, यूसुफ शाह चक। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला सवाल, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हो गया था। आते हैं हम अगले सवाल, अगले चैप्टर लोधी वंश के बारे में। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा नगर किस सुल्तान के द्वारा बसाया गया है?
ये सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया नगर है आगरा। और आगरा से 20 किलोमीटर दूर आपका फतेहपुर सिकरी है। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, दिल्ली सल्तनत की काफी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। सॉरी। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में आ जाते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का नाम से दो भाई थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो बहमनियों से गोवा को जो छीना वो हरिहर द्वितीय थे। हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। ये हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हमारा ये सवाल का जो सही आंसर है वो पुलिस कुतुब शाह है। तो राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। और इसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो किसी भी साम्राज्य हो कुछ भी हो, वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता कभी भी टैक्स होगी। उस टाइम में ये टैक्स जो है वो भू राजस्व को ही कहा जाता था। चलिए आते हैं आगे। एक लाइन इसमें जानना है तो जान सकते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था उस टाइम में। बस अगला सवाल हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो हम्पी कर्नाटका में आपको पाया जाता है। ये कर्नाटका में स्थित है हम्पी। अगला सवाल है, पारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, उनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो देखिए कृष्णदेव राय ने जो है वो अपनी माता के नाम पे नागालपुरम नाम की एक बस्ती स्थापना की थी। और नेक्स्ट है हमारा, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वैसे तो तालीकोटा का युद्ध इसका सही आंसर है, लेकिन हमें सारी की सारी इसमें याद रखनी होगी। आते हैं हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो इसमें है पहला क्वेश्चन हमारा है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो दीवाने अर्ज जो है वो रक्षा विभाग से संबंधित विभाग था, दीवाने अर्ज। और ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अलाउद्दीन और बलबन से एक सवाल तो आता ही आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है इन दोनों से इंडिविजुअल एक सवाल आके यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाए। तो अलाउद्दीन और बलबन को थोड़ा सही से पढ़ेंगे, अगर कहीं से कुछ जानकारी मिलती है तो उसको आप कहीं नोट करते जाए या याद करते जाए, जो भी आपको सुविधा हो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, मतलब कर को दर्शाता है? तो हराज, उष्ण और मुत्तई जो है ये सब कर है। नहीं, फुम्स जो है ना, फुम्स कर नहीं है, फुम्स लूटी हुई भूमि पर लगाया जाते हैं। जो जैसे ये भूमि पर कर है, ये आदमी अपनी मर्जी से देता है। बेशक आपने जबरदस्ती कहा हो कि इतना आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको कर के रूप में मिला है। और ये छीनी हुई भूमि है, जिसको लूट का धन कहते हैं फुम्स। इसीलिए ये इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए जवाबित जो है, जवाबित क्या वर्ड बताता है कि आप जवाब दीजिएगा। तो जवाब क्या है? राज्य कानून से संबंधित है। कानून में ही ना, आप कोई अपराध करते हैं तो आपको कानून को जवाब देना पड़ता है। कभी भी कुछ ऐसा होता है तो फिर पूछा जाता है कि ये आपने क्यों किया, तो जवाब दीजिएगा ना। तो बस वही आपका जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से। ये इस पे सीरियसली नहीं जाए, बस मैं थोड़ा याद करने के लिए, किसी भी तरह याद हो जाए वो बोल रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो देखिए मुकदम या चौधरी जो है हम लोग मूवी वगैरह सब में देखते हैं कि चौधरी गांव का जो सरपंच होता है किसी भी मूवी में, तो उनका नाम या तो ठाकुर या चौधरी, यही दो टाइटल का यूज किया जाता है। तो किसी टाइटल के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज्यादातर हमने देखा है। तो इसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं कि गांव के सरपंच जो है उनको चौधरी कहा जाता था। अब देखिए अगला सवाल है हमारा,
सल्तनत काल के सिक्के टंका, चाशगनी एवं जितल किन धातुओं के थे? तो ये जो है, ये सल्तनत काल में चांदी और तांबा के थे और इनका जो अनुपात था वो 1:48 का अनुपात था, टंका और जितल का। 1 अनुपात मतलब 1 ये तो 48 ये। चलिए, दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें पहला सवाल है हमारा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद को कहा गया है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लाख वर्ष के नाम से किसको पुकारा गया है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि उसने वो लाखों दान देने वाला आदमी था। मतलब इतना अधिक दान करता था कि लोग उसको लाख वर्ष कहते थे, मतलब लाखों को देने वाला। इस टाइप के भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। कुरान खां भी इसी को कहा गया है, हमने पीछे पढ़ा था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ये भी मैंने आपको पीछे बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू किया था, लेकिन अगर हम पूरा करने के बारे में बात करेंगे तो वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ये कुतुबुद्दीन या तो इसके हिसाब से हमें ये कंफ्यूजन ना हो, इसने कार्य शुरू किया था बट खत्म जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं पड़ा हुआ है। कुतुब मीनार का नाम जो है वो एक प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार रखा गया। ये लाइन भी एक जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो जरूर कुतुबुद्दीन ऐबक मार के बहुत सारे लोग आएंगे। आइए, अगला सवाल है हमारा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अलाई दरवाजा मतलब अलाउद्दीन का दरवाजा। अलाई और अला, इस ट्रिक से भी आप इसको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ सकते हैं। आइए, अगला सवाल है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से जो है भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हो चुका है। आइए, दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में अब जानते हैं। तो तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तो ये हमने अभी पीछे बात की थी, मिन्हाज सिराज। और ये बख्तियार खिलजी के बारे में, जो बख्तियार खिलजी के हमले हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई थी इस किताब में। तो किताबों के लेखक पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत या मिडाइवल हिस्ट्री में, किताबों के लेखक से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। तो इसको हमें थोड़ा देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? इब्न बतूता का जो वृत्तांत है वो रिहला एक है, इसके मतलब में जाना जाता है। रिहला एक किताब का नाम है, इसी के थ्रू हमें पता चलता है। अगला है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, जिसने पद्मावत की रचना की थी। अभी हमने पीछे बात की है जी, मलिक मोहम्मद जैसी ने 12 मासा, पद्मावत और दो और है, ये भी हम याद रख लेते, क्या पता हमारे टाइम में यही क्वेश्चन आ जाए। तो दो तो हमें याद हो ही गए, अब अथड़ावट और आखिरी कलाम, ये भी याद रख लेते हैं। क्या दिक्कत है? पद्मावत और अथड़ावट, नाम से पता चल रहा है पद्मावत और अथड़ावट, तो ये राइमिंग हो रही है तो इनको याद रखने में सुविधा होगी। और 12 मासा और आखिरी कलाम, तो ये अब आखिरी है, चलो अब इनकी कलम यहाँ पे आके खत्म हो गई। तो ऐसे करके हमें थोड़ी कुछ निमोनिक्स बना के हमें याद करने पड़ेंगे सवाल। हमें बस किसी भी तरह ऑप्शन में टिक मार के, सही टिक मार के आना है। और अगला सवाल है हमारा, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ये दरिया साहब है, इन्होंने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा स्कैन करने में प्रॉब्लम हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तबकात नासिरी हमने पीछे पढ़ चुका है, तबकात नासिरी मिनहाजुल सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक से प्राप्त हुआ है। दिल्ली सल्तनत के अब मिसलेनियस पे आ जाते हैं हम। तो इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो देखिए, खलीफा की शक्ति का विरोध किसी ने नहीं किया, इसका आंसर ई है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा विरोध नहीं किया है। इल्तुतमिश ने खलीफा की मान्यता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी मतलब अपने आप को खलीफा बताया था, लेकिन ऐसा किसी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जितल किन धातुओं के थे? ये हमने अभी पीछे पढ़ा है। चांदी चांदी तांबा यह ऑप्शन है नहीं, एक्चुअली तांबा और चांदी के थे। 1/48 का अनुपात था। ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। आइए, उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंश, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे भी आई है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था?
बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं अब इस चैप्टर में। तो पहला सवाल है यहाँ पे, शेख बहाउद्दीन जटारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जटारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या विशेषता थी? तो देखिए इसका सही आंसर ए हो रहा है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ जिसमें आप समझते हैं। हिंदी में आप कंफर्टेबल हो तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, वरना ये किताब लिखी है, ये हिंदी में लिखी है, ये किताब किसी और लैंग्वेज में लिखी रहती तो बस उस पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले लोग पढ़ पाते। और हिंदी में है तो हिंदी में बहुत सारे लोग जिन्हें भी हिंदी आती है वो इस किताब को पढ़ेंगे। मेरी वीडियो तो से भी उन्हें लाभ हो रहा है। जो भी हिंदी है तो फायदा ही उसी में। अगर हम कोई चीज अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बता रहे हैं या कुछ बना रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं तो वो हमें उसी भाषा में लिखनी चाहिए जिसमें हमारे श्रोता या हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट है हमारा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत में इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। चलिए अब आते हैं हम मुगल वंश के बारे में। यहाँ से सबसे पहले शुरुआत होती है बाबर की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। चलिए ये एक क्वेश्चन कर देते हैं, इसके बाद एक बात करेंगे इस पे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए किसी भी युद्ध में अगर कोई आदमी जीतता है तो उसकी सैन्य कुशलता ही मायने रखती है। कभी भी अभी आप एग्जाम पास करेंगे तो आपने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता। आपने क्वेश्चन कितने अच्छे से अटेम्प्ट लिए, आपकी रणनीति क्या थी, तैयारी की, वो उसके दम पे आप एग्जाम निकालेंगे। तो बस ये भी वही चीज है। चलिए इसके बारे में जो मैंने आपको बताया था अभी कि इसके बारे में बात करेंगे तो ये एक है बाज शाह। ये एक वर्ड आपको याद रखना है, जैसे भाजपा पार्टी है वैसे ही आपको भाषा याद रखना है। इसका क्या उपयोग है मैं अभी आगे आपको क्लियर कर देता हूँ। साथियों अगर आपको ये याद है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था तो कोई बात नहीं, तब आपके लिए ये ट्रिक कोई जरूरी नहीं है। तब आप तो जैसे तैयार कर रहे हैं वैसे तैयार करिए। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी इसमें कंफ्यूज होता था। तो इसलिए ये ट्रिक है कि बी से बाबर, एच से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये इनका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बनाइएगा, अरे नहीं ये तो उस टाइम में तो अकबर के बाद जो आया, अकबर की बात हो रही है तो अकबर के बाद जो आया वो बनाएंगे ना, तो अकबर के बाद जहांगीर है। इस तरह से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो। चलिए ये अगला सवाल है, कथनों पर विचार करने वाला है ये, कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो मतलब उसके कारण क्या हुआ है? तो देखिए इसके कारण जो हुआ है वो प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। यही दो इसके कारण है मेन। आते हैं अब हम हुमायूं की तरफ। देखिए बाबर के बाद हुमायूं आ गया। हुमायूं और शेरशाह के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब तो अगर हमें कहीं पे शेरशाह के बारे में पूछा तो हम हुमायूं ऑटोमेटिक मार देंगे, ये हमें पता है कि बाबर के बाद आया था। इसमें इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये जो है ये शेर खान ने जो है हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था। अगला सवाल है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? देखिए इसका कोई क्लियर अभी आंसर यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इस्लाम शाह और जो है वो शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों शासन किया और इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। लेकिन शेरशाह ने ऐसा नहीं किया। ये इस बारे में ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो शेरशाह इस समय में भी यही प्रचलित थी। इसीलिए अगर यहाँ पे शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों रहेंगे तो हमें ई मारना है, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक हमारा सही आंसर होगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? तो ये प्रथम बार हुमायूं ने 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था?
तो देखिए ये हाजी बेगम है जिसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरा बनाया था। मतलब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में फेमस है, ये हाजी बेगम ने ही बनवाया है, अपने टाइम में बनवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो देखिए इसका सही आंसर है देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और इससे पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है। अब एक सवाल आता है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो हम सबको पता है कि सासाराम में स्थित है, बिहार के। बिहार में कुछ ही तो ऐसी चीज है जो कि टूरिस्ट प्लेस है, तो उनमें ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, शेरशाह का मकबरा, जो कि सासाराम में स्थित है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? अब देखिए चौसा में युद्ध लड़ा गया, अभी हमने पढ़ा है ना, देवरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज, कन्नौज सरहिंद। यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा है देवराज, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, तो बस वही चौसा का युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया। अब आते हैं हम अकबर के बारे में। तो भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो देखिए ये किसके बारे में लिखा है? अकबर के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो आरपी त्रिपाठी ने लिखा है। ये सारी लाइनें हमें इंपॉर्टेंट है, और क्या लिखा है तो ये भी हमें देखना जरूरी है। यहाँ से 3 सवाल है, तीनों को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये सब क्वेश्चन अब आने की संभावना बहुत कम है, सीडीपीओ में पूछ दिया था, ये दक्षिणी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ये आता है क्वेश्चन कि हकीम खान इनके सेनापति थे। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रचलित युद्ध है, जो कि महाराणा प्रताप ने लड़ा था, और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये अकबर जो है उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में? तो 1576 ईस्वी में अकबर ने मिलाया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? देखिए जब्ती प्रणाली जो है वो अकबर की ही उपज थी, कि जब्ती प्रणाली। और नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो देखिए ये विलियम फिंच ने ये बात कही है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में एक 40 स्तंभ युक्त मंजिल है, अभी भी है वहां पे, उसके निर्माण में जो है 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ऑब्वियस उस टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो आज की तरह नहीं थी, तो फिर भी वहां अभी उस टाइम की भी चीज आज तक काफी मजबूती से, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये इलाहाबाद में स्थित है, कौन सा पैलेस है? तो पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, पैलेस ऑफ 40 पिलर्स। इसमें 40 वर्ष लगे थे। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये हमारा अगला सवाल है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में अपने बोले आगे जाना भी होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? मतलब एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा जो था वो उस टाइम में अकबर था। चलिए अब आते हैं हम जहांगीर। वो ट्रिक जो मैंने बताई थी बादशाह, वो उसके हिसाब से देख ली। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। एकदम जो सीक्वेंस मैंने बताया उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमें याद करने में सुविधा होगी। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया था। यहाँ जहांगीर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने जो है ये हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था।
क्योंकि इसमें जो है ना, इसका एक कारण है आगे हॉकिंस को क्यों दिया। इसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। आइए अगला सवाल है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो ये जो है वो नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, और ये इसकी बेटी थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था आगरा में यमुना नदी के तट पर। ये आपको ताजमहल जाइएगा देखने तो बगल में मिल जाएगी, भुजाकार बेदार सफेद संगमरमर का बना हुआ ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिट्राडियोरा शैली का प्रयोग किया गया है। पर्चिनकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी हमने बात की है पिटाडोरा, तो ये दीवारों पे अर्धकीमती पत्थर जड़ पर फूलों की नक्काशी करना, उसी से संबंधित है ये। चलिए आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। शाहजहां चैप्टर में दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ये हम सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो स्वर्ण युग जो एएल श्रीवास्तव ने कहा है, शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो ये जो है ये कांधार, इन लोगों की झगड़े की जड़ जो है वो कांधार थी। अगला है, अब औरंगजेब चैप्टर पे हम आ गए हैं। और इसमें पहला सवाल है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है। तो ये जिहाद का अर्थ जो है वो दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम जिहाद का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। और हमारा सही जवाब है औरंगजेब। हम मुगलकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था। बटाई का कभी भी अर्थ वही होगा लगान निर्धारण करके, मतलब लगान निर्धारण का तरीका है, उस हिसाब से आप उसको बटाई दे दीजिए। जमीन से रिलेटेड ये वर्ड होता है। नेक्स्ट है, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो ये जो है जहांगीर के द्वारा शुरू की गई। ये बहुत काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है। दो अस्पा, इसमें जो है मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे, और सी अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने होते थे। ये क्या है, तो बस यही चीज है। इसमें हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट में आ जाए, सी अस्पा में 4 गुने घोड़े रखने थे, दो अस्पा में तो 2 है तो हमें पता है, लेकिन 4 गुने वाले में गलत हो जाए तो हमें याद रखना है 2 और सी में 2 गुने और 3 गुने हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, मतलब मुहतसिब क्या था। तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहते थे उस टाइम, मुगल प्रशासन के टाइम में। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, मतलब क्या दर्शाता है मदद ए माश। तो वो विद्वानों को जो उस टाइम में दी जाती थी ना, राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जैसे मैंने पीछे बात की थी खालसा भूमि। तो ये कुछ ऐसी भूमि थी जो विद्वानों को मतलब ऐसे दी जाती थी, उनको बसाया जाता था वहां पे भूमि लेके, तो इसलिए ये मदद ए माश वही चीज हुआ वर्ड। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुख्य ताजी कौन था। ताजी उस टाइम में न्यायाधीश को कहते थे। अभी जो न्यायाधीश है वो उस टाइम में ताजी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए आते हैं हम अब संगीत और चित्रकला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं उस टाइम में मुगलकालीन की। तो इसमें पहला सवाल है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो हुमायूं ने जो है वो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, क्योंकि हुमायूं को ये तो चित्रकारी का काफी शौक था। और सवाल नेक्स्ट है हमारा, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो है एक्चुअली सही आंसर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये हुमायूं के काल में हुआ था और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ था।
और इसमें जो है यहाँ पे जैसे ऑप्शन हम देख रहे हैं कि इसमें मीर सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। अब्दुल समद और मीर सैयद अली दोनों है, पहले इसने फिर बाद में हिस्ट्री में। जैसे कुतुब मीनार के बारे में हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने खत्म किया, तो ये भी कुछ उसी तरह से हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे नहीं है, दोनों ऑप्शन में। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी जो अकबर के दरबार में प्रवेश की थी, यूरोपीय चित्रकारी अकबर के दरबार में प्रवेश हुई थी। नेक्स्ट है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके टाइम में? तो दसवंत और बसावन जो है वो अकबर के टाइम में थे। दसवंत और बसावन अकबर के टाइम में ये थे। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के टाइम में मुगल चित्रकला जो शीर्ष बिंदु पर थी, जहांगीर के टाइम में। फिर जहांगीर चित्रकला में काफी अच्छा इंटरेस्ट रहता था, इसीलिए। आइए अब साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं कि पुस्तक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडाइवल में पुस्तक से एक क्वेश्चन आता ही आता है और काफी आसान है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये बाबर की पुत्री थी और ये फारसी भाषा में है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन है, एक तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है ये किताब तबकाते अकबरी, और एक अबुल फजल जो है ये अकबरनामा। अब अबुल फजल का अकबरनामा भी है, यहाँ भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमें एक सवाल मिल गया। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी, ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तुवात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तुवात ए आलमगीरी जो है वो ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई किताब है, तुवात ए आलमगीरी। नेक्स्ट है हमारा, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? अब देखिए, तुजुक ए बाबरी को जो है वो बाबर ने ही लिखा था, और बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, तो वो तुर्की में ही लिखेगा, तो इसीलिए। आइए मुगल काल के कुछ मिसलिनियस पॉइंट के बारे में आप देख लेते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इन सब तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये इसमें जो है ये गलत बताया गया है कि प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। देखिए हमारे यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये काफी फेमस युद्ध है हल्दी घाटी, ये हम सबको पता है। नहीं, पानीपत का जो यहाँ द्वितीय युद्ध दिया गया है ना, ये हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया, टीपू सुल्तान इस टाइम में थे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? मतलब जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन, इनका नाम है सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? मतलब मक्का का द्वार, बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार कहा जाता था इस बंदरगाह को, तो ये सूरत के बंदरगाह को जो है बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। आइए सिख संप्रदाय के बारे में आप कुछ जान जान लेते हैं। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? ये तो हम सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु थे, और ये आखिरी गुरु थे सिखों के। इनका पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है इनका। आइए मराठा राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी जो थी वो रायगढ़ में थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई है। उनके जो मंत्री स्तर की 8 मंत्रियों को उन्होंने नियुक्त किया था, ये उसी से रिलेटेड अष्टप्रधान है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अभी हमने बताया छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था इसका गठन। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये सरंजामी प्रथा जो है वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित प्रथा थी, सरंजामी प्रथा। आइए मुगल साम्राज्य का विघटन के बारे में पढ़ लेते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमारा सही आंसर है मोहम्मद शाह।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया था। इसका सही आंसर शाह आलम द्वितीय है। और इनका सही एक्चुअल नाम अली गौहर था। ये भी याद रखने की चीज है। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन आ गया हमारा, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर, 1759 में इनका बिहार अभियान समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। कहाँ से कहा था? तो देखिए ऐसा कुछ बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा गया। इसका कोई नन ऑफ दीज आंसर आया है यहाँ पे, इसको क्वेश्चन को निरस्त कर दिया जाए तो इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो साथियों ये थे मिडाइवल के पार्ट, मिडाइवल के कुछ क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू है बीपीएससी के एग्जाम में, सीडीपीओ के एग्जाम में, बाकी भी और बीपीएससी टीआरई डबल ए सारे एग्जाम में आ चुका है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, और अगर कुछ आपको सजेशन देना हो या कुछ आपको अच्छा या बुरा जो भी लगा हो आप इस वीडियो में कमेंट करें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा बड़ी है, वो मे बी 2 वीडियो में भी आ सकती है, एक वीडियो में कवर हो जाएगी। हम क्वेश्चन क्वेश्चन उसको कवर करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।